हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है, ये सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी का 4 जून के दिन स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको डेली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है। जितनी भी क्लासेस आज तक आपकी सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सबकी पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा दी है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप सीधा फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपा करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप इस YouTube चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इसमें कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज की एनालिसिस करते हैं और फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो चलिए, पहली न्यूज आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। मैक्सिको इलेक्ट्स क्लाउडिया शिबनाम एज इट्स फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। मेक्सिको ने क्लाउडिया शिनबाम को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। एन ऑफिशियल क्विक काउंट शोज क्लाइमेट साइंटिस्ट क्लाउडिया शिनबाम होल्ड्स एन irreversible lead in the race that would make her Mexico's first female president। एक आधिकारिक त्वरित गणना से पता चलता है कि जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शिनबाम उस दौड़ में अपरिवर्तनीय बढ़त बनाए हुए हैं, जो उन्हें मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाती हैं। तो मेक्सिको के इतिहास में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई वहां पर महिला राष्ट्रपति बनी हो। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम क्या है, क्लाउडिया शिनबाम। तो ये बहुत अच्छी बात है। 200 साल के इतिहास में मेक्सिको ने राष्ट्रपति की गद्दी पर किसी भी महिला को नहीं बिठाया और ये पहली बार हो रहा है मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में कि वहां पर क्लाउडिया शिनबाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके बारे में और बातें आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वर्तमान में पहली महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी है, तो मेक्सिको। और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो क्लाउडिया शिनबाम। हिंदी में भी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्लाउडिया शिनबाम ये है वो महिला जो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यहां पर जब हम मेक्सिको के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेक्सिको का नाम आपने बखूबी सुना होगा। मेक्सिको देश के बारे में बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, हमारी भारतीय मूवीज भी। तो इस मेक्सिको के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि इस मेक्सिको देश की राजधानी क्या है, तो मेक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। और ये मेक्सिको देश यूएन का भी सदस्य है। इस
मेक्सिको ने यूएन की सदस्यता 7 नवंबर 1945 को ग्रहण की थी और ये रहा मेक्सिको का राष्ट्रीय ध्वज। यहां पर आप देख सकते हैं, रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन मेक्सिको के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मेक्सिको देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से बताएं कि कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ के देखो, मेक्सिको देश का आधिकारिक नाम संयुक्त मैक्सिकन राज्य है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स इसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पोर्शन बिल्कुल ठीक है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री मैक्सिको इज यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखो, मैक्सिको देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है? क्योंकि मैक्सिको देश जो है ना, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। तो फिर वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ये देश, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो दूसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, आप गलत टिक कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मेक्सिको देश की आधिकारिक मुद्रा मेक्सिको पैसो है। आप कहेंगे जी हां, तीसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, केवल दूसरा पॉइंट गलत है, पहला और तीसरा पॉइंट ठीक रहेगा। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया है ना, उनका बिल्कुल ठीक है। अभी यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे, ये रहा आपका मेक्सिको। और मेक्सिको की जब हम बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं उत्तरी महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से पार्ट में है, तो भी उसके दक्षिण भाग में पड़ता है। यहां पर ये मेक्सिको आपको दिखाई दे रहा होगा रेड डॉटेड में। अब इस रेड डॉटेड को थोड़ा सा लार्ज करने का प्रयास किया है हमने, और ये रहा आपका मेक्सिको। इस मेक्सिको की राजधानी जो है वो क्या बताया था मैंने? मेक्सिको सिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मेक्सिको सिटी, येलो कलर में मैंने इसको वो किया है ना। तो ये मेक्सिको सिटी इस मेक्सिको देश की राजधानी है। इस मेक्सिको देश का आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स। तो यहां ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल एयरलाइंस इन 2025, इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स टेक चार्ज ऑफ द चेयर ऑफ द IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। भारत 2025 में वैश्विक एयरलाइनों की मेजबानी करेगा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया विल होस्ट नेक्स्ट ईयर्स एनुअल गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। IATA जो है ना, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एसोसिएशन है जो कि किससे संबंधित है? तो एयरलाइन से संबंधित है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसके अध्यक्ष बने हैं हमारी एक भारतीय कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स। तो उन्होंने इस IATA के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। और जब हम बात करते हैं IATA के बारे में, ये पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 330 से अधिक एयरलाइंसों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी के माध्यम से अगर भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है तो भारत अगले साल अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक सभा की मेजबानी करने वाला है। इसका आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ईयर्स AGM will be third time that the world's airline leaders gather in India. The country has hosted the AGM in 1983 and 1958. अगले साल की AGM तीसरी बार होगी
जब दुनिया के एयरलाइन लीडर भारत में एकत्रित होने वाले हैं। और हमारे इस देश ने पहली बार कब की थी ये मेजबानी? 1958 में। दूसरी बार कब की थी? 1983 में। और तीसरी बार अब होने जा रही है 2025 में। तो इस प्रकार ये तीसरी बार होगा जब हमारे भारत में विश्व स्तर के जो लीडर हैं एयरलाइन से संबंधित वो यहां पर एकत्रित होंगे। यहां पर जब आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है? तो ये है सीईओ। किसके सीईओ हैं ये? इंडिगो के। तो ये जो इंडिगो के सीईओ है ना, इन्हीं ने क्या किया है? IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष का पद संभाला है। तो चलिए, जब आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंडिगो का मुख्यालय नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई। तो अगर आपने लिखा होगा ना गुरुग्राम, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसका मुख्यालय हमारे गुड़गांव में पड़ता है। और ये गुरुग्राम, वैसे तो इसे गुड़गांव कहते हैं, लेकिन इसका अभी नाम परिवर्तन भी कर दिया गया था, तो इसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है, वहीं पर है इंडिगो का आधिकारिक मुख्यालय। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है इंडिगो से संबंधित। जब हम बात करते हैं इस इंडिगो की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसका परिचालन कब से शुरू हुआ, तो 8 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको कवर करना है। बहुत ही बढ़िया। तो ये पॉइंट आपका हो गया, अति उत्तम। यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंडिगो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल लो कॉस्ट कैरीज ऑफ टुडे। वी रिकमेंड्स ऑपरेशन इन अगस्त 2006 with the objective of not only redefining affordable air travel in India but also to facilitate business trade through our air cargo services। तो अभी हमारे भारत में सबसे कम कीमत वाली यात्री सेवा प्रोवाइड करवाती है ये इंडिगो कंपनी। ठीक है? तो इसके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। लेट अस डेडिकेट नेक्स्ट 25 years फॉर विकसित भारत, सेज पीएम मोदी आफ्टर मेडिटेशन। तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि आइए हम अगले 25 साल विकसित भारत के लिए समर्पित करें। तो ये मेडिटेशन कर रहे थे कहां पर? कन्याकुमारी में। अब जैसे हम बात करते हैं, ये कन्याकुमारी में मेडिटेशन कर रहे थे। ये मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जहां पर मेडिटेशन कर रहे थे यानी कि कन्याकुमारी में, ये कन्याकुमारी जो है इसका महत्व क्या है ये बढ़ जाता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें जब आप GS1 कवर करते हैं तो इसमें आपने नाम सुना होगा आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चरल की दृष्टि से ये आपका क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, वहां पर अगर वो स्पीच देते हैं तो वो स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? तो वो किस प्रकार से उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है, उस भूमिका के बारे में हमें समझना चाहिए। यहां पर आप पार्टीबाजी मत समझिए कि ये तो बीजेपी के हैं या फिर ये कांग्रेस के हैं। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के नेता हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन जहां पर भी वो जाते हैं, स्पीच देते हैं या कोई भी गतिविधियां करते हैं, तो वो क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आर्ट एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कन्याकुमारी है वहां पर उन्होंने क्या किया? मेडिटेशन किया। तो इस प्रकार से कितने देर तक? लगभग 45 घंटे के बाद वो यहां से आए थे बाहर। ठीक है ना? तो इसी के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि हम अपने आने वाले 25 सालों को देश को समर्पित करना चाहते हैं
और सब अब जो है ना समय भी आ गया है कि ऐसा हम करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने के लिए हम खुद को समर्पित कर सकें। ठीक है, तो ये जो अभी आपको पता है लोकसभा के चुनाव हो गए हैं और आपको पता है आज क्या है, आज है 4 जून। तो आज फिर आपको पता है इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, देखते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत पाती है, क्या रहता है रिजल्ट। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 2024 लोकसभा इलेक्शंस आर कंक्लूडिंग टुडे। अवर नेशन, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आफ्टर ए 3-day spiritual journey in Kanyakumari, I have just boarded the plane for Delhi। तो लगभग इनकी 3 दिन की ये यात्रा रही थी कन्याकुमारी में। अभी हमारे लिए ये कन्याकुमारी जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठे हैं ये कन्याकुमारी में हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो कन्याकुमारी के संदर्भ में आपको बातें बतानी है। आप सभी को पता है धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्व रखता है ये हमारा कन्याकुमारी क्षेत्र। तो जल्दी से बताएंगे। कन्याकुमारी भारतीय राज्य केरल का एक जिला है। क्या ये बात ठीक लिखी है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, पहला पॉइंट तो गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि कन्याकुमारी केरल में नहीं है, ये तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हमारी जो मेनलैंड है भारत की, उसके सबसे दक्षिण में पड़ता है ये कन्याकुमारी, बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। आप कहेंगे थर्ड पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, केवल पहला पॉइंट गलत था, बाकी दोनों पॉइंट ठीक हैं। यानी कि दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, केवल 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे, ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जब आप सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ये रहा आपका कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है इसके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए सांस्कृतिक रूप से कितना महत्व है इसका। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हम कुछ इस तरह से मैप बनाते हैं, तब आपको पता ही है ना। तो यहां पर हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो ये आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के भी अगर कौन से पॉइंट पे देखा जाए, ये यहां पर बना हुआ है कौन सा, कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी क्षेत्र के अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर क्या बताया गया है, हिंद महासागर है इधर दक्षिण में। और जब आप इस कन्याकुमारी के पूर्व में देखेंगे तो यहां पर क्या है, इधर आपकी आ जाती है बंगाल की खाड़ी और इधर आपका कौन सा आ जाता है, अरब सागर। तो जो आपका तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं और यहां पर ये रहा आपका अरब सागर। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, कोई गलत नहीं है इसमें। आप कहेंगे जी हां बिल्कुल सही कहा है आपने। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर आगे। तो ये आपका जो कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डेली आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है टेलीग्राम पर, वो भी आपको क्या करना है, कवर करना है। और यदि आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो आप लाइक कर देंगे इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ।
टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें इतिहास से संबंधित हम जानेंगे। तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? निर्दोष बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जो होता है ना, उसके विरोध में एक दिवस मनाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एंटी अब्यूज ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन डे। तो ये हर साल 4 जून को मनाया जाता है। और जब हम बात करते हैं मासूम बच्चों की, तो मासूम बच्चों पर अलग अलग प्रकार के, आप कह सकते हैं, एक दुर्व्यवहार किए जाते हैं। चाहे हम बात करें शारीरिक रूप से, चाहे हम बात करें मानसिक रूप से, चाहे हम बात करें भावनात्मक रूप से। तो जो मासूम बच्चे हैं, दुनिया भर में ये दर्द झेलते ही हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर भावनात्मक रूप से शोषण के शिकार होते हैं। और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना क्या कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य के प्रति हम अपना जो एक कार्य है वो करना चाहिए, कर्तव्य परायण बने हम, ताकि उन बच्चों के साथ ऐसा शोषण ना हो पाए। इसी वजह से जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 4 जून को, ठीक है ना। एंटी अब्यूज ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन डे आज के दिन मनाया जाता है। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है। तो ये जो आपने चेहरा है बखूबी आपने देखा होगा कई बार, तो इनका नाम क्या है? आज इनकी जयंती है। इनका नाम है SP बाला सुब्रमण्यम। SP बाला सुब्रमण्यम जो है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे थे? तो ये हमारे भारत के फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक का मतलब समझते हैं ना, प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर थे ये। जब हम सलमान खान की बात कर रहे होते हैं, जब सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे, तो वो जो फिल्म किया करते थे, तो वो जो सॉन्ग करते थे अपनी फिल्म में, तो उस सॉन्ग्स के पीछे उस समय खासकर सलमान खान के सॉन्ग्स की ये प्लेबैक सिंगिंग किया करते थे। कहा जाता है कि इनकी आवाज को सलमान खान की आवाज माना जाता था एक समय में, इतना इनका क्या था, सिंगिंग में इतने निपुण थे ये। तो इनकी जयंती आज है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, 4 जून 1946 को इनका जन्म हुआ मद्रास में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु 25 सितंबर 2020 को हो गई थी तमिलनाडु में। अभी आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं, चलो बताने का प्रयास करेंगे। इनका पूरा नाम क्या था? श्रीपति पंडित राधुल बाल सुब्रमण्यम, यानी कि SP सुब्रमण्यम। तो इनके बारे में आपको बताना है कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। SP सुब्रमण्यम ने 15 दिसंबर 1966 को तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से गाने की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक बात है। SP बाला सुब्रमण्यम येसुदास के बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दूसरे गायक बने, ठीक है। नेशनल अवार्ड मिला था इनको बेस्ट मेल सिंगर का, और दूसरे नंबर के ये सिंगर बने। बाला सुब्रमण्यम को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये जो पद्मश्री है वो हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और फिर इनको 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण जो है वो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो तीनों ही पॉइंट जो हैं इनसे संबंधित ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब हम जान लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है।
तो यहां पर ये चेहरा आपने जरूर कभी ना कभी देखा भी होगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अचंत लक्ष्मीपति। अचंत लक्ष्मीपति की आज के दिन पुण्यतिथि है, इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ? 3 मार्च 1880 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 4 जून 1962 को। इनकी कर्म भूमि भारत ही रही। और किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचारक थे। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचारक के रूप में इन्होंने अपना नाम कमाया पूरे भारतवर्ष में। ठीक है ना। कहा जाता है कि अचंत लक्ष्मीपति मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज और त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे थे। और अबाड़ी के प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम और आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। ठीक है ना। तो अचंत लक्ष्मीपति के गुरुजी कौन थे, इनके बारे में आपको बताना है। अचंत लक्ष्मीपति के गुरु कौन थे? जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, पंडित गोपालाचार्य, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन में लिखा हुआ ना, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? आप सभी को पता है, नाम आता है उनका गोपाल कृष्ण गोखले। और जब हम बात कर रहे होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी थे एम जी रानाडे, जिनका नाम क्या था? पूरा नाम महादेव गोविंद रानाडे। तो इस प्रकार आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी के नाम पर ही तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आप सभी को पता है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बात है ये 1897 की। रामकृष्ण मिशन अपने गुरुजी के नाम पर ही इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है अचंत लक्ष्मीपति के बारे में। इनकी आज पुण्यतिथि है, इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इन्होंने को किसकी स्थापना की थी? तो एक तो आरोग्य आश्रम की स्थापना की। आरोग्य आश्रम कहां पे है? ये अबाड़ी में। अबाड़ी का प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम इन्होंने स्थापित करवाया था। और इन्होंने एक फार्मेसी की स्थापना की थी, आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी। आप सभी को पता है आयुर्वेद से धीरे धीरे हम दूर होते चले जा रहे हैं। इन्होंने वर्तमान की आधुनिक जो जनता है उनको दिखाया कि आयुर्वेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है। तो इनका नाम क्या है? इनकी भी आज पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत जो है ना, इनका वैसे तो उपनाम लिया जाता है अनंत। अनंत के रूप में ये बड़े प्रसिद्ध रहे थे। हालांकि इनकी जन्मभूमि क्या रही? मॉरिशस रही। मॉरिशस। इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने काम बड़ा बेहतरीन किया। इन्होंने मतलब एक विदेश में रहकर हिंदी भाषा को क्या किया था? एक अलग स्वरूप दिया हिंदी भाषा के। ये अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने हिंदी भाषा में कई उपन्यास भी लिखे। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? मॉरिशस, यानी कि उसे मॉरिशस कहते हैं। वैसे तो हम मॉरिशस के उपन्यास सम्राट के नाम से ये प्रसिद्ध रहे। ये आप कह सकते हैं इनको क्या मिली थी? ये इनको उपाधि मिली। ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 9 अगस्त 1937 को हुआ। इनकी मृत्यु 4 जून 2018 को हुई थी।
अभी इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। अभिमन्यु अनंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। जल्दी से बताएंगे। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट थे, यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अभिमन्यु अनंत की रचनाओं में सात्विक प्रेम की चर्चा की गई है, क्या यह बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, इन्होंने सात्विक प्रेम के बारे में नहीं बल्कि किसके बारे में बताया है? तो इन्होंने बताया है कि बेरोजगारी की समस्या जो है ना वो बड़ी ज्यादा है। अपनी रचनाओं में इन्होंने बेरोजगारी की समस्या को उजागर किया है और जो भी शोषित वर्ग हैं उनका किस प्रकार से दमन किया जा रहा, किस प्रकार से अत्याचार होता था उन पर, है ना। तो यानी कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई थी अपने जो लिटरेचर है उनके माध्यम से। तो दूसरा पॉइंट है ना जो वो गलत लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट पढ़ के देखिएगा जरा। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखित पुस्तकें कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें, गूंगा इतिहास, इंसान और मशीन, जब कल आएगा यमराज, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा लिखित हैं। तो ये पॉइंट आपका ठीक लिखा हुआ है। इनके अलावा अगर और देखा जाए प्लस आप कर सकते हैं इसमें। इनकी एक रचना और आती है लहरों की बेटी, ये रचना भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। एक बिघा प्यार, ये रचना भी इन्होंने लिखी। और इनकी रचना एक और है कुहासे का दायरा। तो इस प्रकार इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो उन्होंने क्या लिखी थी, हिंदी भाषा में लिखी। और रहते कहां पे थे, मॉरिशस में। तो मॉरिशस जो है ना वो एक अलग देश है, भारत से दूर है। और उस देश में भी हिंदी भाषा का इन्होंने किस प्रकार से विस्तार किया वो आप इनकी रचनाओं से देख ही सकते हैं। इसी वजह से हिंदी कथा साहित्य के मॉरिशस के सम्राट कहे जाते हैं ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में। तो कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा? पहला पॉइंट ठीक है और तीसरा पॉइंट ठीक है। केवल 1 और 3 जिन्होंने लिखा होगा ना उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मॉरिशस में कहा जाता है कि 18 वर्षों तक इन्होंने हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य किया था। 18 वर्षों तक मॉरिशस में ये अध्यापक बनकर रहे हिंदी सब्जेक्ट के। तो हिंदी साहित्य को एक बड़े स्तर पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया और मॉरिशस में ही पले बढ़े, वहीं पर इनका जन्म हुआ। और किस प्रकार से भारत की जो मूल मिट्टी है उससे संबंध इनका दिखता है, इनकी हिंदी के प्रति प्रेम की भावना से। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये हमारा इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिलेगा। आपको सर्च करना है EduRohi24। और इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एटसेट्रा। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। जब आप इस YouTube चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखिएगा तो आपको वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 8307730527 ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग भी पसंद आया है तो इसे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर आप खुद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।